स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं ये है प्रॉब्लम नंबर 5.5। 5.4 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं किया। 5.5 जो है वो इम्पोर्टेंट है और पूरे चैप्टर के जो है वो इसमें प्रैक्टिस है। तो अगर कोई 5.5 या 5.6 कर लेता है तो उसका स्टूडेंट का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 5.5 के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कल हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5.5 बी। ये मिग्स एंड विग्स की अकाउंटिंग है जिसको हम लोग एडीएम के तौर पर भी जानते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं। ये कहता है जी, नेक्स्ट जॉब इन कॉर्पोरेशन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज। द कंपनी एडजस्ट इट्स अकाउंट मंथली बट परफॉर्म द क्लोजिंग एंट्रीज एनुअली ऑन December 31st। द फर्म अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड एडजस्टमेंट से पहले, डेटेड December 31st 2009 इज शोन ऑन द फॉलोइंग पेज। अदर डेटा accrued but unrecorded and uncollected consulting fees earned total 25,000 at December 31st 2009। ये accrued भी है बट अनरिकॉर्डेड एंड अनकलेक्टेड। अच्छा, इससे पहले कि मैं एडजस्टमेंट को रीड करूं, मैं ज़रा एक दफ़ा ट्रायल बैलेंस में मौजूद टाइटल को रीड कर लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके टाइटल कौन कौन से हैं और मैंने किस किस टाइटल को यूज़ करना है। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, ऑफिस सप्लाइज है, प्रीपेड रेंट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ तक हो गया एसेट, अकाउंट पेबल, लाइबिलिटी नोट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, यहाँ तक हो गई करंट लाइबिलिटी, डिविडेंड पेबल, अर्नड कंसल्टिंग फी, ये भी लाइबिलिटी, कैपिटल इक्विटी, रिटेन अर्निंग इक्विटी, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ इक्विटी, कंसल्टिंग फीस अर्नड दैट्स द रेवेन्यू, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस। अब वो कहते हैं इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन December 31st 2009। आल्सो प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड December 31st 2009। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस उन्होंने रिक्वायर्ड किया है, अनएडजस्टेड नहीं कहा। अच्छा बच्चों, ये बड़ा आसान सा है। पहले हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट और फिर हम एडजस्टमेंट के बाद इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप कंसिडर कर लें। आपके चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इन दोनों की प्रैक्टिस जो है वो इस क्वेश्चन से आसानी हो जाती है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है जी? क्वेश्चन है 5.5b। हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है एडजस्टिंग एंट्रीज। अच्छा जी, हम बात करते हैं फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री की, वो तो हमने रीड नहीं की। अक्रूड बट अनरिकॉर्डेड एंड अनकलेक्टेड कंसल्टिंग फीस अर्नड 25,000 एट December 31st 2009। आपने आमदनी कमा ली है लेकिन अभी तक वसूल नहीं की। आप इस ट्रायल बैलेंस में से रेवेन्यू वाला टाइटल चूज़ कर लेंगे, कंसल्टेंट फीस रेवेन्यू क्रेडिट, और अकाउंट रिसीवेबल बतौर एसेट डेबिट, क्योंकि अभी आपने पैसे वसूल करना है। तो आपके लिए जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो कुछ इस तरह से लिख दी जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट और कंसल्टिंग फीस रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25,000 एंड 25,000। सेकेंड पॉइंट में कहता है द कंपनी डिटरमाइंड दैट 15,000 ऑफ द प्रीवियसली अनअर्नड कंसल्टिंग फीस रेवेन्यू, जो कि लाइबिलिटी थी, हैज़ बिन अर्नड। लाइबिलिटी अर्न कर ली तो लाइबिलिटी को ख़त्म कर दें। लाइबिलिटी ख़त्म करेंगे तो आप लिख देना अनअर्नड कंसल्टेंट फ़ी का अकाउंट डेबिट और कंसल्टिंग फ़ी रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये अमाउंट है 15,000 एंड 15,000। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में ये आपके पास कहता है ऑफिस सप्लाइज ऑन हैंड
300, जबकि ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज का टाइटल है 800 से। ये 800 से नहीं होना चाहिए, ये 300 से होना चाहिए। 500 अजाफी है, वो ख़त्म कर दें। किसको? एसेट को। एसेट ख़त्म करेंगे तो आप ट्रांजैक्शन कर देंगे सप्लाईज़ का अकाउंट क्रेडिट 500 से और सप्लाईज़ एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट 500 से। 800 एक्सपेंस, 500 माइनस, ताकि ये 300 पे शिफ्ट हो जाए। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एडजस्टमेंट। पहले हम एडजस्टमेंट का डेटा रीड कर लेते हैं। द कंपनी परचेज ऑल ऑफ इट्स इक्विपमेंट व्हेन इट फर्स्ट बिगेन द बिजनेस एट द टाइम द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट 6 ईयर 72 मंथ। आपके पास ट्रायल बैलेंस में इक्विपमेंट की कास्ट मौजूद है, वो है 72,000। इसको आप डिवाइड कर देंगे 72 पे तो आंसर आ जाएगा 1000। वो आपके पास डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हो जाएगी। आप ट्रांजैक्शन कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 72,000 डिवाइडेड बाय 72, सॉल्व करने से 1000 एंड 1000। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। अच्छा जी, फिफ्थ स्टेटमेंट के बारे में ये कहता है द कंपनी प्रीपेड इट्स 9 मंथ रेंट ऑन जून 1। जून 1 को इसने 9 मंथ का रेंट पे किया था, 1 जून को। अभी कब कहाँ पे खड़े हैं हम? अभी हम दिसंबर 31 पे खड़े हैं। ये ज़रा गौर से समझने वाली है। हमने पेमेंट की थी जून 1 में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की एडजस्टमेंट हो चुकी है। सर जी दिसंबर की फिर क्यों नहीं हुई? हम तो 31 दिसंबर पे हैं। दोस्तों हमारे पास जो डाटा है ये अनएडजस्टेड है, और अनएडजस्टेड का मतलब ये है कि ये अभी दिसंबर की एडजस्टमेंट होना बाकी है। इसलिए मैंने यहाँ पे जब आपको समझाना चाहा तो मैंने दिसंबर का माह इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, मैंने जून का इसलिए किया क्योंकि जून की एडजस्टमेंट हो गई। जुलाई 2, अगस्त 3, सितंबर 4, अक्टूबर 5, नवंबर 6 महीनों की एडजस्टमेंट हो चुकी है, और उसने पहली दफ़ा 9 मंथ की पेमेंट की थी। ये ज़रा मैं स्टेटमेंट दोबारा आपको दोहराए दूँ। ये फिफ्थ थी, कंपनी प्रीपेड इट्स 9 मंथ रेंट एग्रीमेंट ऑन जून 1। अच्छा जी, अब ये जो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट लिखा गया है ये 9 मंथ का नहीं, ये 6 मंथ का नहीं, ये बाकी बचने वाले 3 महीनों का है जिनकी अभी एडजस्टमेंट होना बाकी है। इसलिए अब हम इसमें से 1 महीने की एडजस्टमेंट कर देंगे, हम इस एसेट को ख़त्म कर देंगे, और जब हम एसेट को ख़त्म करेंगे तो अपने पास ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे प्रीपेड रेंट का अकाउंट क्रेडिट, और इसके बदले में रेंट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 3600 डिवाइडेड बाय 3, 1200 एंड 1200। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या कहता है? डेटा रीड करते हैं। डेटा में कहता है कंपनी प्रीपेड इट्स 6 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन दिसंबर 1। दिसंबर 1 का मतलब है इसी महीने में, और इस महीने की तो अभी एडजस्टमेंट ही नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी से मुतल्लिका एसेट है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1500, ये हमारे पास 6 महीनों का है, ये हमारे पास पूरी के पूरे ड्यूरेशन का है। अब हमने इस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को ख़त्म कर देना है, हमने ट्रांजैक्शन प्लेस कर देना है इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास अमाउंट लिख दी जाएगी 1500, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 6 पे, और 6 पे डिवाइड करने से जो आपके पास अमाउंट आएगी वो है 250 एंड 250। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेवन्थ पॉइंट की, अक्रूड
बट अनपेड सैलरीज दिसंबर 31 2009 अक्रूड भी हैं और अनपेड भी हैं। ट्रांजैक्शन आपके पास हो जाएगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल का अकाउंट क्रेडिट। 7th पॉइंट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल का अकाउंट क्रेडिट, आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 12,000 से। 8th पॉइंट में 8th पॉइंट में कहता है ऑन 1 सितंबर 2009 कंपनी बोरोड 60,000। सितंबर 1 को ना कंपनी ने लोन लिया है $60,000 का बाय साइनिंग एन 8 मंथ, 8 महीनों का 4% नोट पेबल, जिसके ऊपर पूरे साल का 4% सूद पड़ना है। द इंटायर अमाउंट, सारी की सारी ये अमाउंट प्लस इंटरेस्ट साथ में जो उसका सूद बनता है इज़ ड्यू ऑन मार्च 1 2010, नेक्स्ट ईयर के मार्च को जाकर ड्यू होगा। अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने 8 महीने के लिए बाय किया है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये नेक्स्ट मार्च को जाके इसकी पेमेंट डेट आएगी। अब क्योंकि सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अच्छा, ये जो पेमेंट हम लोगों ने करना है 8 मंथ के लिए, अभी हमने इसमें से सिर्फ दिसंबर का एक्सपेंस लिखना है, हमने इसमें से सिर्फ 1 महीने का एक्सपेंस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इस 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 4% मल्टीप्लाइड बाय 1/12 कर देंगे। ये कुछ इस तरह से ट्रांजैक्शन होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट क्रेडिट 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। $200 लास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा जी, लास्ट एडजस्टमेंट में क्या कहता है? द कंपनी अकाउंटिंग फर्म एस्टिमेट दैट इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 50,000। द अनपेड पोर्शन ऑफ दिस अमाउंट इज ड्यू अर्ली इन 2010। अच्छा, ये जो 50,000 है यहाँ पे एक्सपेंस भला कितना है? 45,000। इसका मतलब है 5,000 अभी एक्सपेंस मज़ीद बनाना है। 9th पॉइंट, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और इसके साथ साथ आप ट्रांजैक्शन कर देंगे इनकम टैक्स पेएबल का अकाउंट क्रेडिट। 50,000 माइनस 45,000 दोनों का डिफरेंस लिया तो 5,000। अच्छा, अभी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। उसने कहा था कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये एडजस्टमेंट हो गई। अब इस एडजस्टमेंट से ना आपने एक लॉजिक याद रखनी है। देखो, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी, मैक्सिमम ये 5 नेचर हैं। अगर किसी एडजस्टिंग एंट्री में एसेट या एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा तो आपने उसको उसमें प्लस कर देना। जैसा कि ये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है ना, तो जो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल है उसमें 25,000 प्लस कर देना है। जैसा कि कंसल्टिंग फी रेवेन्यू है, इसकी नेचर क्रेडिट वाली है, ये क्रेडिट हो रहा है, इस वजह से आपने इसको प्लस कर देना। मीन्स के इनमें अजाफा क्रेडिट है, अगर कोई टाइटल क्रेडिट आएगा तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों में कमी डेबिट है, अगर कोई भी, दोनों में कमी क्रेडिट है, अगर इनमें से कोई भी आएगा तो माइनस हो जाएगा। इन 3 में कमी डेबिट है और अगर कोई भी अब डेबिट साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। जैसा कि ये अनअर्न्ड कंसल्टेंस फ़ी रेवेन्यू जो है ये लाइबिलिटी नेचर अकाउंट का था, लाइबिलिटी डेबिट है। तो जब ये अनअर्न्ड कंसल्टेंस फीस आएगा डेबिट होने की वजह से, ये लाइबिलिटी डेबिट होने की वजह से मैं उसको माइनस कर दूंगा। अच्छा, देखते हैं कि जी इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ना मेरे बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना समझने वाली, वो ये है कि किस तरह हमारे पास पहले से कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास चीज़ें जो ट्रायल बैलेंस पहले से मौजूद है वो किस तरह हम उसको उस ट्रायल बैलेंस को जो है वो पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ
ताकि बच्चों हम लोग इस ट्रायल बैलेंस को एक ही स्टेप में लिख सकें। अच्छा जी, ये ट्रायल बैलेंस है, ये जो कैश, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह वगैरह, ये टाइटल मैं यहाँ पे लिख लेने लगा हूँ, कोशिश करने लगा हूँ ज़रा छोटा छोटा लिखा जाए और ये सारे के सारे टाइटल पूरे आ जाएं। अगर किसी जगह से कोई गलती होगी तो बच्चों आपने दरगुजर भी करना है और मुझे इन्फॉर्म भी कर देना है। कुछ बच्चे बल्कि मुझे बताते रहते हैं सर आपने फ़लाँ जगह से गलती कर दी है, तो खुशी बड़ी होती है कि बच्चे इतना कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं और इतने काबिल हो गए हैं कि वो गलती निकाल लें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें, आमीन। अच्छा जी, पहला टाइटल है कैश, दूसरा है अकाउंट रिसीवेबल, तीसरा टाइटल है आपके पास ऑफिस सप्लाइज़, चौथा टाइटल है आपके पास प्रीपेड रेंट का, नेक्स्ट टाइटल है आपके पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का, नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट का, नेक्स्ट टाइटल है आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अच्छा बच्चों, हमने ध्यान रखना है कि कोई नया टाइटल ना क्रिएट हो जिसको हमने यहाँ पे लिखना हो। एसेट साइड पे तो कोई नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल के बाद है आपके पास नोट्स पेबल, नोट्स पेबल के बाद है नोट्स पेबल के बाद है जी आपके पास इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल के बाद है आपके पास इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल के बाद है जी आपके पास डिविडेंड पेबल, और एक नया टाइटल क्रिएट हुआ सैलरी पेबल के नाम से। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, फिर सैलरी पेबल के बाद आपके पास एक टाइटल आता है डिविडेंड पेबल के बाद सैलरी पेबल और अनअर्न्ड कंसल्टिंग फ़ी, देन आपके पास कैपिटल, देन आपके पास रिटेन अर्निंग, देन आपके पास नॉमिनल अकाउंट्स में डिविडेंड, डिविडेंड के बाद कंसल्टिंग सर्विस फीस, इनकम समरी के टाइटल शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास कंसल्टिंग सर्विस फ़ी के बाद रेंट, रेंट के बाद है आपके पास इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद है आपके पास सप्लाइज़, सप्लाइज़ के बाद है जी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद है जी आपके पास सैलरी, सैलरी के बाद है जी यूटिलिटी, यूटिलिटी के बाद है जी आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद है जी आपके पास लास्ट पॉइंट इनकम टैक्स एक्सपेंस। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हम लोगों ने जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमारे पास दो कॉलम प्रिपेयर कर लिए जाएंगे। मैं फुल इस वक्त कॉमर्स स्टूडेंट बना हुआ हूँ। अक्सर हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट के जब टेस्ट ले रहे होते हैं तो वो भी इतने फंक्शनल होते हैं बेचारे कि वो इसी तरह एक दूसरे के पेजों के साथ जो है वो लाइनें लगा रहे होते हैं। तो प्राउड टू बी अ कॉमर्स स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये हमारे पास दो कॉलम हैं, एक डेबिट कॉलम है और एक क्रेडिट कॉलम है। अगर किसी टाइटल के ऊपर इन एडजस्टमेंट का इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो उसको डायरेक्ट लिख देना है, अदरवाइज़ प्लस माइनस करके लिखना है। जैसा कि कैश, कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ तो कैश का जो बैलेंस पहले से मौजूद है वो यहाँ पे लिख देंगे 276500। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल पहले 90,000 से है, इसमें 25,000 का एडिशन हुआ है, ऐड होने के बाद 1,15,000। नेक्स्ट आइटल है ऑफिस सप्लाईज 800। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हुई थी ऑफिस सप्लाईज से मुतल्लिक़, सप्लाईज का अकाउंट क्रेडिट, एसेट का अकाउंट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट तो फिर ये माइनस, और यहाँ पे एसेट 300 का। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट लिखा गया है 3600 से, और यहाँ पे एक प्रीपेड रेंट से मुतल्लिक़ एडजस्टमेंट हुई थी जो कि आपके पास ये वाली है। फिफ्थ प्रीपेड रेंट क्रेडिट, कितने से क्रेडिट? 1200 से, तो 3600 में से एसेट क्रेडिट होने की वजह से माइनस 2400। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये एक एसेट है जिसकी अमाउंट 1500 है, और इससे मुतल्लिक़ एक एडजस्टमेंट थी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट क्रेडिट, एसेट का अकाउंट क्रेडिट,
अगर एसेट क्रेडिट हो तो आपने उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट आ जाएगी 1250। नेक्स्ट आपके पास है जी ऑफिस इक्विपमेंट। ये परमानेंट एसेट है, इसको आप यहाँ पे ही 72,000 लिख दें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये काउंटर एसेट है, इसकी नेचर क्रेडिट होती है। पहले ये आपके पास मौजूद था 24,000 से, इसमें 1,000 रुपये की एडजस्टमेंट हुई, ये इसमें प्लस कर लें तो अमाउंट आ जाती है 25,000। नेक्स्ट आइटम है जी आपके पास अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल आपके पास लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी हमारे पास कितनी अमाउंट के साथ है वो यहाँ पे क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस मेंशन है वहाँ पे है 4,000, और इससे मुतल्लिका कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिख दें। सॉरी, ये भी क्रेडिट कॉलम में आएगा। अकाउंट पेबल 4,000 से, नोट्स पेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो इसकी अमाउंट सिमिलर 60,000 से। नेक्स्ट आपके पास टाइटल है जी, उसका नाम है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल पहले 600 से, इस लाइबिलिटी में इजाफा 200 से हुआ, तो ये लाइबिलिटी हो जाएगी 800 की। इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल पहले 900 से, इजाफा हुआ 5,000 लास्ट एडजस्टमेंट से, ये अमाउंट हो जाएगी 14,000। डिविडेंड पेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो डिविडेंड पेबल की जो पहले अमाउंट थी 3,000, अब भी वही अमाउंट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है सैलरी पेबल। सैलरी पेबल का बैलेंस पहले क्रिएट नहीं था, ज़ीरो था, ये अभी क्रिएट हुआ 12,000 से, और ये 12,000 ही लिखा जाएगा। अन क्लाइंट फीस, ये आपके पास लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी पहले ट्रायल बैलेंस में लिखी गई है 22,000, इसमें से कुछ लाइबिलिटी हमने अर्न की, वो 15,000 से, वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी, डिफरेंस लेके 7,000। नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल। कैपिटल में नो चेंज, कैपिटल का बैलेंस जो पहले मौजूद है 2 लाख, उसको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। कैपिटल के बाद रिटेन अर्निंग, नो चेंज, जो पहले बैलेंस मौजूद है उसी को लिख दिया जाएगा 40,000। नेक्स्ट टाइटल है डिविडेंड। डिविडेंड आपके पास एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस भी नहीं बल्कि आप इसको कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट बोलेंगे। नेक्स्ट है कंसल्टिंग फ़ी रेवेन्यू। क्वेश्चन में ये 5 लाख से है, इसके साथ 2 एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट आपके पास 25,000 की है, एक एडजस्टमेंट आपके पास 15,000 की है। दोनों को ऐड कर दें, 25,000 प्लस 15,000, तो 5,40,000। नेक्स्ट आपके पास है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस की अमाउंट है 14700। ये आपके पास आफ्टर एडजस्टमेंट आया है, वो कैसे? ये ट्रायल बैलेंस में था 14700, इसमें एडजस्टमेंट हुई रेंट एक्सपेंस की, ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट, ये ज़रा देखिए 1200 की, ये इसमें प्लस कर लें। प्लस करने से आपके पास अमाउंट आ जाएगी 15900। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का डेटा ट्रायल बैलेंस में 2200, इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट वाली वैल्यू 250, इसमें प्लस कर दें 250 को। 250 प्लस करने से आपके पास अमाउंट आएगी 2450। नेक्स्ट आपके पास सप्लाइज़ की अमाउंट क्वेश्चन में जो मेंशन है वो है 45,000, एडजस्टमेंट हुई 500 की, 5,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले है 11,000 से, मज़ीद आया 1,000 से 12,000। पहले है सप्लाइज़ की बात करते हैं, सैलरीज़ की बात करते हैं। सैलरीज पहले हैं 3,42,000 से, अब सैलरीज की अमाउंट आपके पास आ रही है 12,000, पहले है 3,30,000 प्लस 12,000
342,000। नेक्स्ट है जी यूटिलिटी एक्सपेंस, नो चेंज। नेक्स्ट है आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,000, अजाफा हुआ 200 से 3,200। इनकम टैक्स एक्सपेंस 45,000 से अजाफा हुआ 5,000 से और ये 50,000। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल कर लें। टोटल करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 905800, 905800। ये आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। यहाँ तक आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की। नेक्स्ट उसने कहा कि कंपनी के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाएं, बी रिक्वायरमेंट। ये ज़रा मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा पिक्चर मज़ीद क्लियर हो जाए। फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड आल्सो प्रिपेयर कंपनी बैलेंस शीट। तो तीन चीज़ें अभी हमें बनानी है। फर्स्ट जो हमें चीज़ बनानी है वो है हमारे पास इनकम समरी। इनकम समरी में बच्चों आप जानते हैं कि सबसे पहले आप लिखते हैं रेवेन्यू को, इनकम समरी कंसल्टिंग फ़ी रेवेन्यू। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की अमाउंट लिखनी है ये। इसमें से आपने लेस कर देना है एक्सपेंसेस इनकम टैक्स के अलावा। पहला है रेंट, इंश्योरेंस, सप्लाइज, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, यूटिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस। देन लेस कर देंगे इनकम टैक्स के। अच्छा जी, रेंट की अमाउंट आएगी 15900, इंश्योरेंस 2450, सैलरीज 5000, डेप्रिसिएशन 12000, 342,000, 4800, 3200। इनका टोटल किया तो 385,350। डिडक्ट कर दें 154,650। इनकम टैक्स एक्सपेंस 50,000 डिडक्ट कर दें तो नेट इनकम आ जाएगी 104,650। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हमें प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये ज़रा व्यू क्लियर हो जाए आपको जी। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ओपनिंग रिटेन अर्निंग, ऐड नेट इनकम, लेस डिविडेंड और एंडिंग रिटेन अर्निंग। ओपनिंग रिटेन अर्निंग ट्रायल बैलेंस में मेंशन थी 40,000, नेट इनकम 104,650। टोटल अवेलेबल फॉर डिविडेंड आपके पास अमाउंट आ जाएगी 144,650। डिविडेंड की अमाउंट है 3,000, इसको डिडक्ट कर दें। डिडक्ट करने से 141,650 ये आपके पास एंडिंग रिटेन अर्निंग आ गई। फर्स्ट स्टेप में आप कंपनी का नाम लिख लीजिएगा और आप बना रहे हैं बैलेंस शीट। एसेट्स और अमाउंट। एसेट्स में फर्स्ट पॉइंट कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, प्रीपेड रेंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 276500, 115,000, 300, 2400, 1250, 72,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000। डिडक्ट कर देंगे और एसेट साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल करने से आपके पास अमाउंट आ जाएगी 44,2450। अच्छा जी बच्चों, अब बात करते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल और अमाउंट।
लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल की तरफ जब आते हैं तो अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल, सैलरी पेबल, अनअर्नड क्लाइंट फ़ी 7,000, कैपिटल 2 लाख। लेकिन रिटेन अर्निंग अब नई लिखनी है 141650, टोटल करें तो 442450। ले बच्चों, ये आपके पास बैलेंस शीट भी होगी। अब उसने कहा प्रिपेयर दी नेसेसरी ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्री तो आप जानते हैं वो 4 होंगी। 4 क्लोजिंग एंट्रीज कौन कौन सी होंगी? उनमें से एक इनकम समरी को क्लोज करने की होगी, जिसमें मतलब आप अपने एक्सपेंसेस रेवेन्यू को क्लोज़ करते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू को क्लोज़ कर देते हैं। कंसल्टिंग फीस रेवेन्यू का अकाउंट डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट 5,40,000 से। सारे एक्सपेंस क्रेडिट और इनकम समरी डेबिट। एक्सपेंस कौन कौन से हैं? एक है रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाइज, डेप्रिसिएशन, सैलरी, यूटिलिटी, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की अमाउंट 50,000, 3,200, 48,000, 342,000, डेप्रिसिएशन 12,000, 5,000, 240, 159, 000, 43,53350। इनकम समरी, एक्सपेंस और ये भी इनकम समरी। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। अब इनकम समरी क्रेडिट है, इसको ख़त्म करने के लिए आप डेबिट कर दें। इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्रेडिट। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ऑब्वियसली तौर पर नेट इनकम के इक्वल आएगा 104,650, 104,650। लास्ट एंट्री होगी डिविडेंड को क्लोज़ करने की। वो आप जानते हैं कि डिविडेंड को क्लोज़ कैसे करना है। डिविडेंड का अकाउंट क्रेडिट और रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट। डिविडेंड की अमाउंट आपके पास है 3,000। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, देन उसने रिक्वायर्ड किया आफ्टर क्लोज ट्रायल बैलेंस। इट्स अ वेरी सिंपल, आपने सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट लिखना है। यहाँ पे रियल अकाउंट में आपके पास पहला अकाउंट आएगा कैश, दूसरा अकाउंट आपके पास आएगा अकाउंट रिसीवेबल, देन आएगा सप्लाई, देन आएगा प्रीपेड रेंट, देन आएगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, देन आएगा ऑफिस इक्विपमेंट, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सेम वही बैलेंस शीट वाला, अकाउंट पेबल, नोट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, सैलरी पेबल, कैपिटल और रिटेन अर्निंग नई। बस सॉरी, एक डिविडेंड पेबल भी आएगा। दोनों साइड का इक्वल कीजिएगा तो वो टोटल आ जाएगा। इसमें जो नई चीज़ें हैं वो यहाँ से अब शुरू होती हैं। वो क्या? कंप्यूट द कंपनी एवरेज मंथली इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर जनवरी थ्रू नवंबर। एवरेज मंथली एक्सपेंस, एवरेज मंथली एक्सपेंस जनवरी थ्रू नवंबर। देखो जनवरी से लेकर नवंबर तक जो उन्होंने इंश्योरेंस का एक्सपेंस लिखा है उसकी अमाउंट है 2200 डिवाइडेड बाय 11 कर दें। 2200 डिवाइडेड बाय 11 तो अमाउंट आ जाएगी 200। सिंपल। कंप्यूट द कंपनी एवरेज मंथली एक्सपेंस फ्रॉम रेंट एक्सपेंस जनवरी थ्रू मई, जनवरी थ्रू मई। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपके पास जो मंथली रेंट एक्सपेंस है वो यहाँ पे मौजूद है।
मंथली रेंट एक्सपेंस। यहाँ पे अमाउंट कितनी है जी रेंट एक्सपेंस की, वो है 200 पर मंथ। हमने इस एडजस्टमेंट में जो कैलकुलेट किया था ना, वो एक्सपेंस आया था ये, बल्कि कंप्यूट दी एवरेज मंथली रेंट एक्सपेंस फ्रॉम जनवरी थ्रू मई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीनों के लिए कैलकुलेशन करना है। हमारे पास जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आई थी ना रेंट की, वो थी 15900। इसमें से आप 1200 रुपये के हिसाब से माइनस कर दें 7 महीनों का, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 बने तो नीचे वाले 7 बन गए। उसका आपने 8400 माइनस कर देना। माइनस किया तो अमाउंट आई आपके पास 7500, डिवाइड कर दें 5 के ऊपर तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1500। ये 300 रुपये से इंक्रीज़ हो गया। फिर उसने रिक्वायर्ड किया जी पॉइंट में कंपनी परचेज ऑल ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट व्हेन इट इनकॉर्पोरेटेड, हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन परचेज एज ऑफ December 31, 2009। इट्स वेरी सिंपल बच्चों, आपके पास जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में उसकी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ रही है ना, सॉरी इसकी ऑफिस इक्विपमेंट की, वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट होकर आ रही है एक्यूमुलेटेड 25,000 और हर महीने का कितना है 1000। तो इसका मतलब है 25 मंथ गुजर चुके हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5-6। ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है, इस वजह से इसको इम्पॉर्टेंट कहा गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। छठा क्वेश्चन सिमिलर है, तो 5th अगर हो जाए तो इसका मतलब है छठा अंडरस्टूड हो गया। ले बच्चों, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।